अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शो दैट द कर्व u where parameter of u is theta intersects the generating lines theta equal to constant on the cone 9.2, यानी क्वेश्चन नंबर 9.2 की जो कोण थी एट अ कांस्टेंट एंगल। यानी इसमें हमें क्या कहा गया है कि हमें एक कर्व दी हुई है और उन्होंने हमें एक दूसरी कर्व दी है। कर्व क्या है? थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। और ये कर्व किस पे लाई कर रही हैं? दोनों कर्व्स ये लाई कर रही हैं इस कोण 9.2 पे। 9.2 की कोण क्या थी? x इक्वल टू यू कॉस थीटा प्लस ये देखें क्वेश्चन नंबर 9.2 की जो कोण थी, ये थी क्वेश्चन 9.2 की कोण x इक्वल टू यू कॉस थीटा E1 प्लस यू साइन थीटा E2 प्लस यू E3। और इस कोण के पैरामीटर्स क्या क्या थे? थीटा था और यू थे। ठीक है, तो इसी कोण के ऊपर हमारी दो कर्व्स लाई कर रही हैं और हमने ये शो करना है क्वेश्चन नंबर 9.3 में कि वो दोनों कर्व्स एक कांस्टेंट एंगल पे इंटरसेक्ट करती हैं। ये देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कोई भी कर्व्स के दरमियान हम एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर फ़र्ज़ किया हमारे पास दो कोन्स हैं, एक ये और दूसरा ये वाली, ठीक है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पे। तो अगर हमने इनका एंगल फाइंड करना है जिस एंगल से ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं? हम उस पॉइंट पे टेंजेंट लाइंस ड्रॉ कर देते हैं इन कर्व्स की, और जो एंगल इन टेंजेंट लाइंस के दरमियान में होगा वही एंगल इन दो कर्व्स के दरमियान होगा। ठीक है, यानी अगर हमें दो कर्व्स के दरमियान एंगल फाइंड करना है तो हम सिंपली उनके टेंजेंट लाइंस के दरमियान एंगल फाइंड कर लेंगे। तो अब हमने शो करना है कि इस कर्व और इस कर्व, ये दोनों कर्व्स कांस्टेंट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हम शो कर देंगे कि इन दोनों कर्व्स की जो टेंजेंट लाइंस, या आप कह सकते हैं टेंजेंट लाइंस पे जाने की ज़रूरत नहीं, आप उनके टेंजेंट वेक्टर्स के हम कह सकते हैं कि जो उनके टेंजेंट वेक्टर्स के दरमियान एंगल है वो कांस्टेंट है। तो अब टेंजेंट वेक्टर निकालने का क्या तरीका होता है किसी भी कर्व का, वो हम कैसे निकालते हैं? आपने इससे पहले चैप्टर नंबर 4 और 5 में भी ये निकालने का तरीका सीखा था। हम क्या करते हैं, हम जो भी हमें गिवन कर्व होती है हम उसका डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स पैरामीटर। ठीक है, तो अब हमारे पास कर्व्स कौन कौन सी हैं? एक ये वाली कर्व है और एक ये वाली कर्व है थीटा इक्वल टू कांस्टेंट वाली। इस कर्व में हमारा पैरामीटर क्या है? थीटा। ठीक है, इस कर्व में हमारा पैरामीटर क्या है? ये कर्व है क्या? थीटा इक्वल टू कांस्टेंट कर्व इस कोण के ऊपर लाई कर रही है। कोण में थे पैरामीटर्स u और थीटा, और ये कर्व कौन सी है? थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। ऐसी कर्व जो इस कोण के ऊपर लाई कर रही है, और वो कैसे बनती है? जिसका थीटा कांस्टेंट है, यानी उसके थीटा में कोई चेंज नहीं आ रहा, थीटा कांस्टेंट का कांस्टेंट ही है। तो फिर इस कर्व का पैरामीटर क्या हो जाएगा? वो पैरामीटर हो जाएगा u। ठीक है, ये बात आपने समझनी है कि थीटा इक्वल टू कांस्टेंट का ये मतलब है कि जो हमारी कर्व है उसका जो पैरामीटर एक तरह से होगा वो थीटा नहीं होगा, वो क्योंकि थीटा कांस्टेंट है, तो उसका पैरामीटर क्या रह जाएगा? सिर्फ u। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? हमने फाइंड करना है इस कर्व का और इस कर्व का टेंजेंट वेक्टर, और उन दोनों के दरमियान निकाल लेना है एंगल। और हम जानते हैं कि किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान हम एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हम कॉस ऑफ थीटा निकालना चाह रहे हैं, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स ए और बी हों, ए और बी, तो हम इनका कैसे निकालते हैं एंगल? हम लेते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। तो वो बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होता है? ए बी, दैट इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉज ऑफ थीटा। थीटा जो होता है वो ए और बी का एंगल होता है। तो यहाँ से हम अगर थीटा को अलग करके लिख लें तो वो क्या हो जाएगा? कॉज ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ
बी। अब हमने निकालना है एंगल इसके टेंजेंट वेक्टर का और इसके टेंजेंट वेक्टर का। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों कर्व्स के टेंजेंट वेक्टर लेंगे, उनका लेंगे डॉट प्रोडक्ट जैसे हमने यहाँ लिया है, उनके लेंगे मैग्नीट्यूड जैसे हमने ये लिए, और उनको डिवाइड करेंगे, कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा, और वहाँ से हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो वो क्या आनी चाहिए, वो कोई कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। तो देख लेते हैं हम इसका सोल्यूशन। देखें इसका सोल्यूशन कैसे स्टार्ट हो रहा है। द एंगल बिटवीन डी एक्स ओवर डी थीटा एंड एक्स यू इज़ एल्फा। अब डी एक्स ओवर डी थीटा क्या है और एक्स यू क्या है। अब आप ये देखें कि जो हमारी कोण है वो क्या है, वो है एक्स, और आगे एक्स किसका पैरामीटर, एक्स के पैरामीटर्स हैं यू थीटा और यू। उसके बाद हमारे पास कर्व है यू और उसका पैरामीटर था थीटा, और एक कर्व है थीटा इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इस कर्व का जो पैरामीटर है वो यू है। ऐसे ही है। तो अगर हम किसी भी सरफेस के ऊपर कर्व को लिखना चाहें तो हम कैसे लिखते हैं। हमारी सरफेस एक्स है, तो अगर हम ये फर्स्ट और ये सेकंड, अगर हम फर्स्ट वाली कर्व को लिखना चाहें तो हम वो कैसे लिखते हैं, एक्स आगे उसका जो पैरामीटर है यानी एक्स, और एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा जो इसका ये वाला है पैरामीटर, और आगे थीटा उसका पैरामीटर होता है जिसका ये कर्व पैरामीटर होती है यानी थीटा, कॉमा यू और पैरामीटर है उसका थीटा। ऐसे ही था ना जब हमारे पास एक कर्व थी एक्स ऑफ यू वी, तो हम उस पर कर्व कैसे डिनोट करते थे, एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ यू ऑफ टी और दूसरा कॉमा वी ऑफ टी, और टी क्या होता था, हमारी कर्व का पैरामीटर। ठीक है, अब हमारी कर्व का पैरामीटर थीटा है तो हमने इसको यूँ लिख लिया एक्स, और एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ थीटा, और ये वाला जो थीटा है ये इस कर्व के पैरामीटर की वजह से आ गया। इसी तरह यू ऑफ थीटा हमने लिख लिया, और सेकंड वाली कर्व है हमारी थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। तो इस कर्व को अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस कर्व के लिए एक्स आगे एक्स इज़ अ फंक्शन ऑफ, अब देखें यहाँ होना चाहिए था, ये देखें थीटा और पैरामीटर, ये चूंकि थीटा कांस्टेंट है इसका मतलब इसका पैरामीटर होगा यू कॉमा यू, और आगे u इज़ अ पैरामीटर ऑफ u। ठीक है, तो अब आप ये देखें यहाँ पे थीटा हमें किसका दिया, आगे थीटा क्या है, थीटा इक्वल टू थीटा, यानी अगर हम थीटा का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल, और अगर हम थीटा का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू यू तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 0। ऐसे ही है। तो जब हम अपनी सेकंड कर्व देखते हैं तो आप देखें कि जो हमारी ये कर्व थीटा इक्वल टू कांस्टेंट है, इसके लिए एक्स जो था फंक्शन था थीटा का, आगे थीटा था फंक्शन यू का, यू था और यू भी फंक्शन आगे यू का ही था। तो अगर हम इसका टेंजेंट वेक्टर कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू इट्स पैरामीटर, पैरामीटर है हमारा यू। तो चूँकि एक्स जो था वो फंक्शन 2 वेरिएबल्स का था तो यहाँ हमने लगा दिया चेन रूल। ये क्या बन गया, इधर लिख लेते हैं नीचे, पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल यू प्लस पार्शियल एक्स ओवर पार्शियल यू, और सेकंड है पार्शियल यू ओवर पार्शियल यू। ठीक, अब हमने देखा था कि पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल यू ये किसके इक्वल था, ये 0 के इक्वल था। जैसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं इस जगह पे कि थीटा जो है थीटा के इक्वल है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू लेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन हो गया हमारा 0। अब इस एक्सप्रेशन में अगर आप देखें तो हमारे पास क्या आता है,
पार्शल यू ओवर पार्शल यू क्या हो जाएगा 1। किसी भी फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इट सेल्फ ले लें तो वो 1 नहीं होता है। तो हमारे पास पीछे क्या बच गया, डी एक्स ओवर डी यू किसके इक्वल आ गया, पार्शल एक्स ओवर पार्शल यू के इक्वल। इसलिए इस क्वेश्चन में जब हमने इस कर्व का टेंजेंट वेक्टर निकाला तो वो हमने बजाय इसके कि हम डी एक्स ओवर डी यू लेते तो वो हमने सीधा एक्स यू ले लिया, क्योंकि एक्स यू अगर दूसरी नोटेशन में हम लिखें तो वो पार्शल एक्स ओवर पार्शल यू ही होता है। तो अब क्वेश्चन दोबारा देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। अब हमने एंगल फाइंड करना था यू का और थीटा का, तो हमने क्या ले लिया, इसका टेंजेंट वेक्टर, तो वो क्या आ गया, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि इस कर्व का जो पैरामीटर था वो थीटा था। और दूसरा ये कर्व थी, इसमें थीटा कांस्टेंट था और इसका पैरामीटर यू था, तो हमने उसका ले लिया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू। और हमने देख भी लिया कि यहाँ हमने डी एक्स ओवर डी यू नहीं लिया, हमने डायरेक्ट पार्शल एक्स ओवर पार्शल यू ले लिया। ठीक है, तो अब हमने निकालना है इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल। तो हमने ये फार्मूला लगा दिया कि अगर अल्फ़ा इनके दरमियान एंगल है तो कॉज ऑफ अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ओवर देयर मैग्नीट्यूड। तो आपने सिंपल इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में क्या करना है, आपने डेरिवेटिव ले लेना है एक्स का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, उसका पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू यू, उनके मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने हैं, इधर वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है और आपका सोल्यूशन जो होगा वो एक कांस्टेंट आ जाएगा। एक बार मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देती हूँ इसके सोल्यूशन का। देखें, यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया डी एक्स ओवर डी थीटा। तो ये कैसे कैलकुलेट किया, अब डी एक्स ओवर डी थीटा जैसे हमने डी एक्स ओवर डी यू में भी चेन रूल अप्लाई किया था, यहाँ भी हमने चेन रूल लिख दिया, एक्स थीटा डी थीटा ओवर डी थीटा प्लस एक्स यू डी यू ओवर डी थीटा, क्योंकि इस कर्व का जो पैरामीटर था वो थीटा था, तो हमने थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया, ये यहाँ पे साइड पे मेंशन लिया। उसके बाद हमने क्या किया, अब आप अपनी मर्ज़ी से जो स्टेप पहले करना चाहें, जो स्टेप बाद में करना चाहें, यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने डी एक्स ओवर डी थीटा डॉट एक्स यू कैलकुलेट कर लिया, ये वाली वैल्यू। आपकी मर्ज़ी है आप क्या करें, आपने इस एक्सप्रेशन में पहले इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, एक्स थीटा की वैल्यू डी थीटा ओवर डी थीटा की वैल्यू तो 1 ही होगी, फिर एक्स यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, फिर डी यू ओवर डी थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है, इस एक्सप्रेशन में डालना है, इसकी वैल्यू ले लेनी है, फिर आपने एक्स यू की वैल्यू निकालनी है, वैसे वो इसी एक्सप्रेशन में यहाँ हम निकाल चुके होंगे। फिर जो भी वैल्यूज़ आएंगी डी एक्स ओवर डी थीटा की और एक्स यू की, आपने उनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, उनका मैग्नीट्यूड लेना है और इस फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है। और अगर आपने इस मेथड से जाना है, ये भी कुछ नहीं है, बस अपनी मर्ज़ी से स्टेप्स किए हुए हैं कि इसमें उन्होंने क्या किया कि डी एक्स ओवर डी थीटा डॉट एक्स यू ले लिया पहले ही, ताकि थोड़ा सिंपल हो जाए हमारा एक्सप्रेशन, या आप ना भी लें तो जैसे मैंने आपको बताया आप वैसे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो क्या आ गया, इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव डॉट प्रोडक्ट ले लिया एक्स यू के साथ, तो क्या हुआ, एक्स यू इस टर्म के साथ डॉट हो गया और यहाँ एक्स यू का डॉट हो गया एक्स यू के साथ। और वैसे ये बेकार के स्टेप्स हैं, ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब चूँकि हमने फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में सीखा था कि एस थीटा डॉट एक्स यू किसके इक्वल होता है, एफ़ के इक्वल, और एक्स यू डॉट एक्स यू किसके इक्वल होता है, जी के इक्वल। तो उन्होंने पहले यहाँ एफ़ और जी लिख दिया और उसके बाद एफ़ और जी की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से डायरेक्ट पहले डी एक्स ओवर डी थीटा निकालें, एक्स यू निकालें, उनका डॉट प्रोडक्ट लें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और कॉज ऑफ अल्फ़ा निकाल लें। तो हम अब एंड पे चलते हैं। जब हम इसको सारी कैलकुलेशंस कर लेंगे और वैल्यू अपने फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2 यू कॉट बीटा ओवर यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा इंटू अंडर रूट 2। तो ये अंडर रूट 2 और ये अंडर रूट 2 हो गए कैंसिल आउट, यू और यू कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कॉज ऑफ अल्फ़ा किसके इक्वल आ गया, कॉट बीटा ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा। इसको आगे और सिंप्लीफाई किया, देखें 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा जो था
उसके वो किसके इक्वल लिख लिया। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें क्या बताती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होता है, कॉसिकेंट स्क्वायर बीटा के। तो वो वैल्यू यहाँ पे डाल दी और इस एक्सप्रेशन को हमने लिख लिया। तो हमारे पास क्या आ गया, अब कॉसिकेंट स्क्वायर बीटा और उसका हमने ले लिया स्क्वायर रूट, तो ये बन गया अकेला कॉसिकेंट बीटा। अब कॉसिकेंट किसके इक्वल होता है, 1/sin के। तो जब 1/sin बीटा के इक्वल था तो इस वाले एक्सप्रेशन की जगह हमने ये लिख दिया। 1/sin बीटा था तो वो पहले डिनोमिनेटर में आया था, तो ये ऊपर सिंपल प्रोडक्ट में आ गया। ये साइन बीटा और ये साइन बीटा हो गए कैंसिल। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया cos अल्फ़ा इक्वल टू cos बीटा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा एंगल जो अल्फ़ा था वो किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल। ठीक है, और ये बीटा क्या है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि बीटा जो है वो एक कांस्टेंट है। मैं एक बार फिर से पीछे जाके आपको दिखा भी देती हूँ कि क्वेश्चन में ये मेंशन था कि बीटा एक कांस्टेंट है। ये देखें यहाँ पे वेयर बीटा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो हमने शो कर दिया कि हमारी इन दोनों कर्व्स के दरमियान का जो एंगल था वो एक कांस्टेंट आ गया। तो हमारा सोल्यूशन हो गया।